हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान की जीवनी तथा उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। पेपर 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो कल ही एग्ज़ाम है आपका और एक बच्चे का आज कमेंट आ गया कि टीपू सुल्तान पे वीडियो बनाइए, तो मुझे बनाना पड़ा और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। बाकी भी मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपके पेपर 5 के। तो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा वीडियो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आ जाइएगा। और वहाँ पे आप लोग खुद एक चैट ग्रुप है जहाँ पे आप लोग डिस्कशन, बातचीत, क्वेश्चन, डाउट, क्यूरीज है ना, हर चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, चलिए। देखिए, पहले आपको जीवन परिचय जितना जानकारी है टीपू सुल्तान के बारे में उतना लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है जीवनी और उपलब्धियाँ। तो उपलब्धियाँ में भी उनके जीवनी के मतलब पूरा जीवन की बात होती है, तो उपलब्धियाँ में भी जीवनी आइए जाएगा। किंतु जीवनी अगर आपको परिचय में जो भी लिखना है जीवनी के बारे में, आप परिचय में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग उपलब्धियाँ को देखेंगे। ठीक है, हम इतना ही लिखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही लिखिएगा, अगर आपको आता है तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी और पराक्रमी व्यक्ति था। ठीक है, वह हैदर अली का सुयोग पुत्र था, यानी पुत्र था हैदर अली का। उनके पिता का नाम हैदर अली। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। वह एक सुरक्षित व्यक्ति था और अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था टीपू सुल्तान। ठीक है, जो कहाँ का, मैसूर का राजा था। वह युद्ध विद्या में निपुण था। उसने अपने पिता हैदर अली के साथ अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया था। 15 साल की अवस्था में ही उन्होंने हैदर अली के साथ, अपने पिता के साथ, आपको पता होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था उन्होंने। जब 7 दिसंबर 1782 को द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक बना। यानी हैदर अली की मृत्यु हो गई उनके पिता की 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान, तब वह शासक बने मैसूर का। ठीक है, इन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है, यानी मैसूर का बाघ। कहीं कहीं पे बाघ भी लिखा रहता है। भारतीय इतिहास में विशेषकर 18वीं शताब्दी के अंत में यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिख देना है थोड़ा बहुत शॉर्टकट में। और मेन जो हमारा क्वेश्चन है कि उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या है, देखिए इसमें मैं आप लोगों के लिए 10-11 पॉइंट बना दिया हूँ उनकी उपलब्धियों से। ठीक है, तो आप लोगों को जितने पॉइंट इसमें से याद रहेंगे उतना आप लोग लिख लीजिएगा पेज के अकॉर्डिंग। कम से कम 5 पेज तो आप पूरा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, पिछला बार रंजीत सिंह पूछा था, तो इस बार टीपू सुल्तान तो निश्चित रूप से ही पूछना ही चाहिए। ठीक है, जो ब्रावो का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग इग्नोर ना करें, इसे पढ़ लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान की उपलब्धियां में सबसे पहले हम देखेंगे सैन्य कौशल। उनके सैन्य कौशल में क्या उन्होंने क्या हासिल करा था। देखिए, शॉर्टकट में ही सब लिखा हुआ है और बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि उस बच्चे का कमेंट था कि आसान भाषा में हो। ठीक है, टीपू सुल्तान एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध किया और अपने जीवन जब तक ले वो मतलब जीवित रहे, जब तक ले अंग्रेजों को उधर आने तक नहीं दिया। सर आर्थर विलेजली, है ना, विलेजली की बात हो रही है, और विलिंगटन, ये थोड़ा नाम थोड़ा ढंग से इसमें टाइप हो गया है। जैसे उल्लेखनीय कमांडरों का सामना किया। पोलीलूर की लड़ाई 1780 और श्रीरंगपटना की घेराबंदी 1792, ठीक है, उनके सैन्य शक्ति के उदाहरण है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट है आपका रॉकेट तकनीक। इन्होंने अंग्रेज से भी अच्छी रॉकेट टेक्निक बनाई हुई थी। ठीक है ना, इस काल में सोचिए उस समय जब मतलब हम लोग से कहीं ज़्यादा विकसित थे ना ब्रिटिशर्स, है ना, तो उनके रॉकेट से भी अच्छा रॉकेट टेक्निक इन्होंने बनाया था। ज्ञान विज्ञान में इनकी बहुत रुचि थी टीपू सुल्तान की। आगे हम लोग देखेंगे भी।
कि टीपू सुल्तान को अपनी सेना में उन्नत रॉकेट तकनीक को शामिल करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसूरी रॉकेट उस समय के यूरोपीय रॉकेट की तुलना में अधिक परिष्कृत थे, जिन्होंने रॉकेटरी में बाद के विकास को प्रभावित किया। उसके बाद आर्थिक सुधार, है ना, उन्होंने आर्थिक सुधार भी करा था। उन्होंने मैसूर सल्तनत में कई आर्थिक सुधार किए। टीपू सुल्तान ने एक नए सिक्का प्रणाली की शुरुआत करी, वजन और माप को मानकीकृत किया गया और व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा दिया गया इनके द्वारा। इन उपायों का उद्देश्य उनके राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत करना था। ठीक है, उसके बाद प्रशासन में नवाचार यानी आधुनिकीकरण। टीपू ने प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिसमें एक नया कैलेंडर और भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत शामिल थी। भूमि राजस्व मतलब कर से रिलेटेड। उनके प्रयासों का उद्देश्य शासन को सुव्यवस्थित करना और निष्पक्ष कराधान, यही कर की बात हमने करा है ना, सुनिश्चित करना था। अगली इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो फ्रांस के साथ कूटनीति। ये फ्रांस के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ। टीपू सुल्तान को अक्सर विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदुओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया और मंदिरों को दान दिया, जो अपेक्षाकृत समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, ये तो इनका पॉजिटिव वे में लिखा हुआ है, नेगेटिव भी है इनके। आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो टीपू सुल्तान था, उन्होंने मतलब हजारों की संख्या में मंदिरों का नष्ट करा था उन्होंने। ठीक है, कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति वो बहुत घृणा करते थे, है ना, आप कहानी पढ़िएगा तो पता लगेगा। और सिर्फ केरल में ही उन्होंने 800 प्लस मंदिर को मतलब नष्ट कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पर इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए को उपलब्धियाँ और वो जीवनी पूछा है। ठीक है ना, टीपू सुल्तान को तकनीकी प्रगति में गहरी रुचि थी। हमने पहले ही बताया, ज्ञान विज्ञान में इनकी काफ़ी रुचि थी। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के शासन रणनीतियों और तकनीकी विचारों पर चर्चा करते हुए पत्र व्यवहार किया। सोचिए, नेपोलियन से यह आदान प्रदान वैश्विक विकास से अवगत रहने में उनकी रुचि को दर्शाता है। ये सब उनकी उपलब्धियां में आएंगे। ठीक है, बहुभाषी विद्वान। टीपू सुल्तान फारसी, उर्दू, अरबी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं में उनकी दक्षता, यानी वो इंटेलिजेंट थे, दक्षता वही होता है, ने उनके राज्य के भीतर विविध आबादी के साथ संचार को आसान बना दिया। अगला पॉइंट है आपका सारंगपानी मंदिर का पुस्तकालय। देखिए, 1799 में श्रीरंगपटना की घेराबंदी के दौरान सारंगपानी मंदिर में टीपू सुल्तान के पुस्तकालय की खोज अंग्रेजों ने की थी। यानी टीपू सुल्तान की पुस्तकालय भी थी सारंगपानी मंदिर में। ठीक है, पुस्तकालय में पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था। पांडुलिपि जो हाथ से लिखने की कला को ही पांडुलिपि कहते हैं बाबू, जो साहित्य विज्ञान और विभिन्न विषयों में उनकी रुचि को दर्शाता है। व्यक्तिगत आदतें क्या थी इनकी? टीपू सुल्तान अपनी मितव्ययी जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। एक शक्तिशाली शासक होने के बावजूद उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आदतों में सादगी अपनाई, जो विनम्रता की भावना को दर्शाती है। बाघ का प्रतीकवाद। देखिए, कई लोग इनको अच्छे भी मानते हैं, कई लोग बुरे भी मानते हैं, बहुत चर्चा है, तो आप लोग सही गलत इस क्वेश्चन में मत देखिएगा। ठीक है, सिर्फ आप एग्जाम पे फोकस करके इन क्वेश्चन को आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने बाघ को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया और अक्सर अपने बैनर और झंडों पर इसका इस्तेमाल किया। इस प्रतीकवाद और युद्धों में
युद्धों में उनके निडर दृष्टिकोण के कारण उन्हें मैसूर का बाघ उपनाम दिया गया। क्लियर। चलिए अब इनकी मृत्यु की बात करें तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई आत्मसमर्पण करने से उन्होंने इनकार कर दिया और युद्ध के दौरान मैदान में उनकी मृत्यु ने एक बहादुर और दृढ़ नेता के रूप में उनके प्रतिष्ठा को मजबूत किया। देखिए वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा आवाज़ मेरा फंस भी रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना ही होता है किसी भी क्वेश्चन का या मूल्यांकन करके, तो आप ये लिख दीजिएगा। टीपू सुल्तान की विरासत जटिल है और इतिहासकारों के बीच इस पर बहस होती रहती है। जबकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके प्रतिरोध और उनके राज्य में विभिन्न सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके तरीकों और विभिन्न समुदायों के साथ बातचीत ऐतिहासिक चर्चाओं का विषय रही है। उनकी उपलब्धियों और कम ज्ञात पहलुओं दोनों को समझने से इस ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण मिलता है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग जुड़ जाइए और भी बहुत सारे हेल्प मिलेगी टेलीग्राम पे आपको। इस वीडियो का वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, PDF मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो इस बार को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।